क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज ऑप्टिक्स का पार्ट 2, ठीक है। और आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें आज में ज़्यादा जो है डेरिवेशन रहेगा, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सब कोई जो भी हैं आप फॉरवर्ड कर लीजिए, ठीक है, फॉरवर्ड कर लीजिए थोड़ा, ताकि क्या है बिल्कुल लाइव एकदम बिल्कुल क्लियरली एहसास हो आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है उसका नाम है लेंस की शक्ति या लेंस का क्षमता। लेंस की शक्ति या लेंस का क्षमता। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी लेंस का अगर हम फोकस दूरी लेते हैं और उसके फोकस दूरी का अगर व्युत्क्रम कर दें तो वही क्या कहलाएगा, लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्लियर है? याद रखिए किसी भी लेंस की फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होगा वही क्या कहलाएगा, लेंस की क्षमता। और बोल रहे हैं इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? P द्वारा। और P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। लेकिन याद रखिएगा P बराबर 1/f तब होगा जहां फोकस दूरी किस में होगा, मीटर में होगा तब, ठीक है। जहां फोकस दूरी किस में है, मीटर में है। क्लियर है? अगर मीटर में रहेगा तब करना है 1/f। क्लियर है? लेकिन क्या बोल रहे हैं, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो किस में हो, सेंटीमीटर में। याद रखिएगा अगर फोकस दूरी किस में दिया हो, सेंटीमीटर में, तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, 100/f। क्यों? सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे तो 100 ऊपर चला गया, यानी 100/f हो जाएगा। क्लियर है? और इसका मात्रक का बात करें तो इसका मात्रक होता है डायोप्टर या प्रति मीटर। याद रखिएगा लेंस की शक्ति का या क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर या प्रति मीटर। क्लियर है? और याद रखिए अगर उत्तल लेंस का अगर शक्ति निकालेंगे तो ये धनात्मक आएगा, पॉजिटिव में आएगा, और अगर अवतल लेंस का निकालेंगे तो ये ऋणात्मक में आएगा। क्लियर है? इतना तो आपको याद ही होगा। लेकिन बाबू हम लोग अब आ जाते हैं कहाँ, दो संपर्क में रखी लेंसों की समतुल्य शक्ति। क्लियर है? अब हम लोग का हेडिंग है दो संपर्क में रखी लेंसों की समतुल्य शक्ति। ठीक है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याद रखिएगा ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? तो हम लोग का हेडिंग क्या है, जरा ध्यान से देखिए। हम लोग का हेडिंग है दो संपर्क में रखी लेंसों की समतुल्य शक्ति या क्षमता। ठीक है, यानी दो लेंस है उसको अगर संपर्क में रखें तो उसका समतुल्य शक्ति या क्षमता कितना होगा वो चीज देखते हैं। ध्यान से देखिए। तो इसके लिए हम क्या किए, दो पतला पतला लेंस लिए हैं L1 और L2। ठीक है, देख रहे हैं ये पतला पतला लेंस है L1 और L2। इस दोनों लेंस को संपर्क में रखें। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। तो बाबू यहाँ है क्या, ध्यान से देखिए। एक वस्तु है O, यहां से प्रकाश किरण ऐसे गया, तो ऐसे प्रकाश किरण गया तो सोचो ये कौन लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आपको मालूम होना चाहिए प्रकाश ऐसे मुड़ता है, तो प्रकाश ऐसे मुड़ गया तो जाना चाहिए था कैसे, ऐसे सीधा निकल के यहाँ पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन वहां बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और लेंस है तो इससे एक बार और मुड़ेगा, इसीलिए प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पर आई। क्लियर है? आ रहा समझ में? और मान लिए ये जो है ये वस्तु दूरी कितना, मान लिए u, ये प्रतिबिंब दूरी कितना v, और ये जो आभासी प्रतिबिंब i डैश इसका मान लिए कितना दूरी v डैश। क्लियर है? फिगर क्लियर हो गया? यहाँ आपको सबसे पहला चीज जो ध्यान में रखना होगा वो ये रखना होगा कि ये जो L1 लेंस है ना, ये वाला लेंस L1 लेंस के लिए वस्तु है O और प्रतिबिंब है I डैश। याद रखिएगा L1 लेंस के लिए वस्तु है O और प्रतिबिंब कौन है, I डैश। अगर हम L2 लेंस का बात करें तो इसके लिए वस्तु है I डैश और प्रतिबिंब है I। क्लियर है? जिस तरह याद करो पिछला क्लास में हम लोग किए थे। ठीक है, अगर आपको याद है लेंस निर्मात्री सूत्र, ठीक है, तो उसी तरह करके यहाँ भी आपको दिमाग लगाना है। क्लियर है? तो जो जो चीज माने उसको देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, माना कि दो पतली उत्तल लेंस L1 तथा L2 है। क्लियर है? दो पतली उत्तल लेंस कौन कौन है, L1 तथा L2। बोल रहे जिसकी फोकस दूरी क्रमशः F1 तथा F2 है और इन्हें संपर्क में एक दूसरे के संपर्क में रखी गई है। क्लियर है? यानी जो किए हैं उसको भी यहाँ पर लिख दिए हैं। क्लियर है? चलो अब इसको प्रूव करते हैं, यानी इसका समतुल्य शक्ति समतुल्य फोकस दूरी या फिर समतुल्य शक्ति निकालते हैं। क्लियर है? चलो देखते हैं। बहुत ही आसानी से होगा, ध्यान से देखिएगा। अब लेंस L1 के लिए, लेंस किसके लिए, L1 के लिए, लेंस L1 के लिए वस्तु कौन है बाबू, O तथा
प्रतिबिंब कौन है बाबू, आई डैश, आई डैश है, तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, कौन सूत्र से, लेंस सूत्र से। तो आपको लेंस सूत्र याद होगा आपको अगर, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू था 1/f। क्या था, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। क्लियर है। अब जरा ध्यान समझिएगा, चूंकि भी मतलब क्या है, प्रतिबिंब दूरी, भी क्या है, प्रतिबिंब दूरी। तो हम प्रतिबिंब किसको माने हैं, आई डैश को। देखिए तो आई डैश का जो दूरी है बाबू, यहां से यहां तक का जो दूरी है वो कितना दूरी है, भी डैश है। इसीलिए हम इस भी के जगह क्या लेंगे, भी डैश। भी के जगह कितना, भी डैश। यू मतलब वस्तु दूरी, तो वस्तु हम किसको माने, ओ को। और देखो ओ का जो दूरी है वो कितना है, यू है, इसलिए ओ के यू के जगह यू ही रहेगा। तथा एफ यानी फोकस दूरी, एफ यानी क्या है, फोकस दूरी। तो हम कौन लेंस ले रहे हैं, L1 लेंस। और L1 लेंस का हम जो फोकस दूरी माने हैं, ध्यान से देखिए, L1 लेंस का फोकस दूरी कितना माने, f1, तो इसलिए f के जगह हो जाएगा f1। क्लियर है, आसान है। इसीलिए 1/v के जगह v डैश माइनस 1/u के जगह u बराबर 1/f के जगह कितना, f1। ये हो गया समीकरण 1 हमारा। कितना हो गया, समीकरण 1। क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब सोचो बाबू, जब हम L1 लेंस को लिए तो इसके लिए वस्तु O था, प्रतिबिंब I डैश था। और अभी हम तुरंत सिखाए थे कि अगर L2 लेंस लेंगे तो वस्तु होगा I डैश और प्रतिबिंब कौन होगा, I। तो चलो देखते हैं। अब लेंस L2 के लिए, लेंस किसके लिए, L2 के लिए वस्तु I डैश तथा प्रतिबिंब I है। तो लेंस सूत्र से, किनका है, लेंस सूत्र से, बस साइलेंट कर दो, लेंस सूत्र से। किससे, लेंस सूत्र से। तो बोलो बाबू, लेंस सूत्र का अगर बात करें तो लेंस सूत्र याद करो क्या था, फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यही था। अब जरा ध्यान से देखिए, चूंकि भी मतलब प्रतिबिंब दूरी, भी कौन है, प्रतिबिंब दूरी। तो यहाँ प्रतिबिंब किसको माना है, आई को। और आई का जो दूरी है, ध्यान से देखिएगा, आई का जो दूरी है वो भी है। आई का दूरी कितना है, भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भी के जगह भी रहेगा। क्लियर है, भी के जगह चेंज नहीं होगा। यू मतलब वस्तु दूरी। वस्तु किसको माना है, आई डैश को। किसको, आई डैश को। और आई डैश का दूरी कितना है, भी डैश। देखो है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये u की जगह कितना मानेंगे, v डैश। और f यानी फोकस दूरी, तो L2 लेंस का फोकस दूरी कितना, f2, इसलिए लेंगे f2। तो जो चीज़ लेना पहले लिख लेते हैं। v की जगह v, u वस्तु दूरी कितना बोले, v डैश तथा फोकस दूरी f बराबर कितना, f2। कितना, f2। क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसीलिए बोलो 1/v के जगह v माइनस 1/u के जगह कितना, v डैश इक्वल टू 1/f के जगह कितना, f2। कोई टेंशन। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ने वाले हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 प्लस 2 करने पर। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, समीकरण 1 प्लस 2 कैसे होगा। यानी LHS को LHS से जोड़ेंगे और RHS को RHS से। क्लियर है। तो देखो क्या है, 1/v डैश माइनस 1/u। तो लिखेंगे 1/v डैश माइनस 1/u प्लस करेंगे इसको, बोलो कितना, 1/v माइनस 1/v डैश बराबर RHS को RHS से, तो वहाँ था 1/f1 और यहाँ कितना 1/f2 कर दिए। ठीक,
अब जरा ध्यान से देखो, इसको देखो, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा 1/v, प्लस था तो आगे लिखिए, ये माइनस था तो पीछे, इन -1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। परंतु 1/v माइनस 1/u इक्वल टू कितना होता है 1/f, ये तो पता ही होगा, इसीलिए बोलो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू कितना 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से जो हम बताना चाह रहे हैं। अगर आपसे पूछ दे, ठीक है, एग्जाम में अगर आपसे इसको पूछ दे, जैसे यहां पर देखिए, अगर हेडिंग दिया रहा है दो संपर्क में रखी लेंसों की समतुल्य शक्ति या क्षमता निकालने बोले, तब तो और आगे बढ़ना है। लेकिन अगर क्वेश्चन रहे कि दो संपर्क में रखे लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी ज्ञात करें, समतुल्य फोकस दूरी अगर ज्ञात करने बोलेगा, तो आपको जो है एग्जाम में बस इतना तक ही छोड़ देना है, क्लियर है। लेकिन यहाँ शक्ति या क्षमता निकालने बोल रहा है, इसीलिए हम इससे आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। ध्यान से देखिए, परंतु आपको अगर पता है तो 1/f बराबर p होगा, 1/f1 बराबर कितना p1 तथा 1/f2 बराबर कितना p2, इसीलिए बोलो 1/f की जगह कितना p बराबर 1/f1 की जगह कितना p1 प्लस 1/f2 की जगह कितना p2। तो यही हो गया दो संपर्क में रखी लेंसों की समतुल्य शक्ति, क्लियर है। तो देखिए कितना आसानी से निकल गया। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए दो संपर्क में रखी समतुल्य लेंसों की शक्ति ज्ञात करें, तो आपको यहाँ तक करना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ फोकस दूरी निकालने बोल दे, तो आपको सिर्फ यहीं तक करके छोड़ देना है, क्लियर है। लेकिन ज़्यादातर शक्ति ही पूछता है, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं बाबू सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 नंबर वाला, ठीक है, जिसका नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, क्लियर है। तो सिंपल सा हेडिंग क्या है बाबू, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, ध्यान से समझो, तुरंत क्लियर होगा। तो याद करो, हम बताए थे कि वैसी प्रकाशिक उपकरण जिसका उपयोग अति सूक्ष्म कणों को, यानी बहुत छोटा कण, ऐसा कण जो कि नग्न आंख से तो देख ही नहीं सके, तो याद रखिएगा, जिसका उपयोग अति सूक्ष्म कणों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए करते हैं आवर्धित करके, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखिए, वैसी प्रकाशिक उपकरण जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म कणों को स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्लियर हो गया डेफिनेशन। तो डेफिनेशन अगर क्लियर हो गया, अब चलो इसका देखते हैं बनावट और सिद्धांत। ध्यान से देखते हैं तो ये कैसे होता है, इस चीज को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले दिमाग में सेट रखिए कि इसमें जो है दो लेंस रहेगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितना लेंस रहेगा, दो। एक लेंस जो वस्तु की ओर होता है उसको कहते हैं अभिदृश्यक लेंस, और जो नेत्र की ओर होता है उसको क्या कहते हैं, नेत्रिका। क्लियर है। अभिदृश्यक लेंस का आकार थोड़ा छोटा होता है और नेत्रिका का आकार बड़ा होता है, इसीलिए बोल सकते हैं इसका फोकस दूरी छोटा होता है और इसका फोकस दूरी बड़ा होता है। क्लियर है। अब सुनिए काम कैसे करता है। तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि जो वस्तु रखेंगे ना, वस्तु अभिदृश्यक लेंस के फोकस यानी एफओ और डबल फोकस यानी 2FO, फोकस और डबल फोकस के बीच में ही रखेंगे। क्लियर है। दिमाग में सेट कर लो कि वस्तु जब भी रखेंगे अभिदृश्यक लेंस के फोकस और डबल फोकस के बीच में रखेंगे। क्लियर है, रख दिए। अब देखो होगा क्या इससे, ठीक है, अगर समझे तो होता यह है कि देखो ये वस्तु है, यहां से एक प्रकाश किरण ऐसे निकला। अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के अगर समांतर होकर निकला तो कहां से गुजरेगा, फोकस से। तो देखो इसका फोकस जो था यहां से निकला। अब देखो एक प्रकाश किरण ऐसे सीधा चला गया, तो बताओ अभिदृश्य, ये क्या अभिदृश्यक लेंस का जो है कहां से गया, प्रकाशिक केंद्र से। और हम बताए तो प्रकाशिक केंद्र से जो जाएगा वो सीधा चला जाएगा। तो देखो जो यहां पर कटा, क्लियर है, और जहां कटा वहीं एक प्रतिबिंब बन गया, मान लो A', B'। क्लियर है। याद रखिए ये जो प्रतिबिंब है ये कैसा है, ये वास्तविक है और क्या है, आवर्धित है। क्यों, देखो यहाँ वस्तु छोटा उससे बड़ा बना, यानी आवर्धित है और वास्तविक है और साथ में उल्टा भी है। क्लियर है। अब सोचो ये जो वस्तु है ना सर, ये जो प्रतिबिंब है, ये A', B', इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना A', B', ये प्रतिबिंब नेत्रिका का फोकस जो है F ही उसके अंदर बनता है,
और ये जो प्रतिबिंब है ये नेत्रिका के लिए एक वस्तु का कार्य करता है। किसका? वस्तु का। इसीलिए यहां से जो प्रकाश किरण ऐसे जाता है, मान लो किधर चला गया सीधा, और यहां से एक प्रकाश किरण गया तो वो कहां से गुजरा? इसके फोकस से। तो यहां से जो नैना देख रही थी, ये क्या है? नेत्र। ठीक है, तो यहां से जो नैना देख रही थी, नेत्र देख रही थी, तो उसके कारण क्या लगा? सोचो लाइट इधर से और इधर से आ रहा था, तो इसका मतलब बोल सकते हैं लाइट इस तरह करके यहां से और यहां से आ रहा था, तो इसका एक प्रतिबिंब यहां बना। तो इस प्रतिबिंब का नाम रख दिए A'-B'। क्लियर है? तो ये बन गया अंतिम प्रतिबिंब। आ रहा समझ में? तो होता क्या है, वस्तु एक रहता है तो अभिदृश्यक लेंस से थोड़ा सा बड़ा होता है और इसके कारण और बड़ा हो जाता है। यही कारण से क्या होता है बाबू, आपका बहुत बढ़िया से कोई भी छोटा छोटा चीज दिखाई देता है। क्लियर है? अब हम दूरी नाम मान दिए हैं, तो बोलो यहां से यहां तक का दूरी नाम दिए हैं कितना? यू मतलब वस्तु दूरी, ओ मतलब अभिदृश्यक लेंस। इसका प्रतिबिंब ये है तो इस दूरी को नाम दिए क्या? VO। यहां से यहां तक का दूरी जो दिए हैं उसका नाम दिए UE। क्यों? क्योंकि ये जो है इसके लिए वस्तु का कार्य करता है और वस्तु दूरी को U से दर्शाते हैं और E मतलब आई पीस। क्लियर है? और इसका जो प्रतिबिंब दूरी है वो कितना? V, और V को क्या मान लिया? D मान लिए हैं। ठीक है, और ये जो फोकस दूरी है उसका नाम क्या दिए? FE। क्लियर है? लेकिन बाबू हमको इससे कम नहीं है। ठीक है ये तो फिगर आपको आता ही है। मेन काम है इसका क्या? फिगर बनने के बाद जो है इसका सिद्धांत लिखना। सिद्धांत क्या होता है? तो देखो सिद्धांत रटना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, सिद्धांत आपको रटने का कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको सिद्धांत क्लियर हो जाएगा। तो सिद्धांत कैसे लिखेंगे सुनिए ध्यान से। जब किसी वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के FO तथा 2FO के मध्य रखी जाती है तो इससे आने वाली प्रकाश किरण अभिदृश्यक लेंस से अपवर्तित होकर एक वास्तविक तथा उल्टी प्रतिबिंब A'-B' का निर्माण नेत्रिका के फोकस के अंदर करती है। नेत्रिका के फोकस के अंदर करती है। ठीक है यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए एक वस्तु का कार्य करती है, इसलिए नेत्रिका द्वारा बनी अंतिम प्रतिबिंब आभासी, उल्टी तथा बहुत ज्यादा आवर्धित होती है। क्लियर है? तो ये है इसका सिद्धांत। देखिए यही चीज यहां लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है? जब कोई वस्तु अभिदृश्यक लेंस के FO तथा 2FO के मध्य रखी जाती है तो वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण अभिदृश्यक लेंस से अपवर्तित होकर एक वास्तविक उल्टी तथा आवर्धित प्रतिबिंब का निर्माण करती है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस के अंदर बनती है जो नेत्रिका के लिए एक वस्तु का कार्य करती है और नेत्रिका के द्वारा बनी अंतिम प्रतिबिंब आभासी, उल्टी तथा बहुत ज्यादा आवर्धित होती है। क्लियर है? ये था आपका सिद्धांत। समझ में आ गया? अब चलिए बनावट क्या होता है सुनो ध्यान से। तो आसान सा चीज है। इसमें कितना लेंस होता है बाबू? 2 उत्तल लेंस होता है और 2 उत्तल लेंस आपको बताए थे धातु का बनी नली के किनारे पर स्थित होती है और वो जो नली होता है उसको घुमाने के बाद आगे पीछे अंदर बाहर हो सकता है, तो उसको कहते हैं दंड वक्र। याद है? दंड वक्र व्यवस्था। तो उस व्यवस्था में स्थित होता है। तो बस वही लिखा हुआ है। देखो इसमें 2 उत्तल लेंस नेत्रिका तथा अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, थोड़ा सा गलती छप गया है जरा सा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए। यहां पर ऐसे ये ब्रैकेट में था। ठीक, अब चलो पूरा देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इसमें 2 उत्तल लेंस नेत्रिका तथा अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, 2 समाक्षीय धातु की नली, धातु की बनी नली के सिरों पर स्थित होती है। दोनों नली दंड चक्र व्यवस्था में व्यवस्थित होती है। नेत्रिका का द्वारक बड़ी तथा अभिदृश्यक लेंस का द्वारक छोटी होती है। दिख रहा है? नेत्रिका का द्वारक बड़ा है, अभिदृश्यक लेंस का द्वारक छोटा है। क्लियर है? ये था आपका बनावट। तो ये था सिद्धांत, ये था बनावट। तो बाबू ये तो क्लियर हो गया। अब मेन मुद्दा है हमारा इसका क्या? आवर्धन क्षमता। इसका आवर्धन क्षमता हमको निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आवर्धन क्षमता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुरंत क्लियर होगा। ध्यान से देखिएगा सिर्फ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब समझिए आवर्धन क्षमता हमको निकालना है। क्या निकालना? आवर्धन क्षमता। तो अब आवर्धन क्षमता,
आवर्धन क्षमता, ठीक है। आवर्धन क्षमता यानी आवर्धन m बराबर, समझिए हम क्या सिखाए थे, याद करो। आवर्धन क्षमता बराबर होता है क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, HI/HO, याद है, क्लियर है। m यानी आवर्धन क्षमता बराबर कितना, HI/HO, क्लियर है। अब जरा समझना, तो m यानी क्या, आवर्धन बराबर HI यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, HO यानी वस्तु की ऊंचाई, क्लियर है। अब ध्यान से देखना वो फिगर, तो जरा अगर समझने की कोशिश करोगे तो जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ये पूरा मिला करके, सिर्फ ये लेंस और ये लेंस तो नहीं कहलागा, दोनों मिल करके होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, वस्तु ये है AB, तो इस लेंस का प्रतिबिंब ये बना, और इस लेंस के लिए वस्तु ये है और प्रतिबिंब ये बना। लेकिन अगर पूरे का बात करें तो प्रारंभ में ये वस्तु तो यही था और इसका प्रतिबिंब ये बना, क्लियर है। तो अगर हम पूरा सूक्ष्मदर्शी का बात करें तो पूरे सूक्ष्मदर्शी के लिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए प्रतिबिंब ये बना, क्योंकि अंत में यही प्रतिबिंब है और वस्तु ये है। तो हम क्या जानते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई आवर्धन क्षमता। तो सोचो इसका ऊंचाई कितना मान है, A'-B', यहां से यहां ऊंचाई, और इसका कितना AB, ठीक है। तो याद रखिए आवर्धन क्षमता यानी A'-B'/AB, क्लियर है। तो चलो लिखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, प्रतिबिंब यानी क्या लिखेंगे, A'-B' बाय वस्तु को ऊंचाई यानी कितना, AB। यहां तक कोई तकलीफ तो होना नहीं चाहिए बाबू यहां तक, ठीक है। अब चलो यहां से देखो थोड़ा, ठीक है। तो बोलो m बराबर क्या है, A'-B' बाय AB, है ना, बिल्कुल है। हम यहाँ थोड़ा सा एक काम कर रहे हैं, इसको इंटू कर दे रहे हैं ऊपर A'-B' और नीचे भी A'-B' से, क्लियर है। क्या कर रहे हैं बाबू, इंटू कर रहे हैं ऊपर A'-B' से और नीचे भी A'-B' से। और याद करो सेम चीज से अगर गुना भाग करते हैं तो कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि इसको काट दो, देखो फिर वही हो जाएगा, क्लियर है। तो अरे उस तरह भी मेरे सर बोले थे, एक बार ऊपर जबरदस्ती एक बार नीचे जबरदस्ती बराबर नो जबरदस्ती, क्लियर है। तो इतना हो गया। अब जरा ध्यान से देखो m इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, इस A'-B' को इधर और इसको इधर ले जा रहे हैं, कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, A'-B' बाय कितना AB इंटू इसको इधर ले गए तो बोलो क्या हो गया, A'-B' बाय A'-B'। समझ में आ रहा है इतना, ठीक। अब देखिए ऐसा क्यों किए, इसके पीछे रीजन अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। परंतु अगर देखा जाए तो A'-B' बाय AB जो है ये क्या, किसका आवर्धन होगा, अभिदृश्यक लेंस का। M यानी आवर्धन, O मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस यानी अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन। बोलो कैसे, चलो समझाते हैं। तो हम किसका बात कर रहे हैं, A'-B' बाय AB, यही ना। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम सिर्फ इस लेंस का बात करें यानी अभिदृश्यक लेंस का, तो इसके लिए वस्तु ये है और प्रतिबिंब ये है। तो सोचो जरा सा, अगर हम इसका आवर्धन क्षमता निकालेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, तो इसका प्रतिबिंब हुआ A'-B' और वस्तु कितना हुआ AB, क्लियर है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी A'-B' बटे वस्तु की ऊंचाई यानी AB, क्लियर है। तो हम A'-B' बटे AB करेंगे तो इसका आवर्धन क्षमता निकलेगा। उसी तरह अगर हमको सिर्फ नेत्रिका का आवर्धन क्षमता चाहिए तो नेत्रिका के लिए वस्तु ये है और प्रतिबिंब ये है, क्लियर है, वस्तु ये है और प्रतिबिंब ये है। तो अगर इसका आवर्धन का बात करें तो हो जाएगा A'-B' बाय A'-B' यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, क्लियर है, समझ में आ रहा आपको। तो बाबू यही चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए बाबू A'-B' बाय AB ये यानी अभिदृश्यक लेंस का प्रतिबिंब और अभिदृश्यक लेंस का वस्तु दोनों का अनुपात किए तो क्या हुआ, MO यानी अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन क्षमता। तथा समझ चुके हैं, अभी तुरंत हम समझाए आपको, ठीक है। बोलो A'-B' बाय A'-B' बराबर ये क्या होगा, नेत्रिका का आवर्धन क्षमता यानी ME, क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसीलिए M इक्वल टू, बोलो इसके जगह हम क्या रखेंगे, इसके जगह MO इंटू इसके जगह कितना रखेंगे, ME, क्लियर है, MO इंटू ME, क्लियर है, आपको समझ में आ गया। तो ये हुआ हमारा समीकरण 1, ठीक है।
अब चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना। अब अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस क्या लिखे, डायरेक्ट लिखते हैं। अब याद करो एक आवर्धन का फॉर्मूला पढ़े थे, m इक्वल टू वी बाई यू, m इक्वल टू वी अपॉन यू पढ़े होंगे। आवर्धन m बराबर कितना, v बाई यू। अब जरा सुनना, यदि m यानी आवर्धन हम किसका लें, तो आवर्धन लें हम अभिदृश्यक लेंस का MO। तो सोचो यदि m बराबर हम MO लें, m बराबर कितना MO, तो बोलो u बराबर कितना हो जाएगा बाबू u बराबर कितना u, तथा v बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा VO। क्लियर है? क्यों? क्योंकि सोचो हम आवर्धन क्षमता m ले रहे हैं, तो m बराबर अगर m हो तो u बराबर कितना u और v बराबर कितना VO। अब जरा ध्यान से देखिए एक चीज थोड़ा यहाँ समझना है। अगर हम UO ले रहे हैं, ये दूरी ले रहे हैं, देखो प्रकाश इधर चल रहा है और हम इधर से इधर आ रहे हैं, क्लियर है, तब तो ये माइनस होगा, पता होना चाहिए। लाइट इधर जा रहा है और हम इधर जा रहे थे, ये माइनस होगा। और VO देखो ये प्लस होगा, क्योंकि लाइट भी इधर आ रहा है और हम भी इधर आ रहे हैं, इसलिए प्लस। तो दिमाग में एक चीज याद रखना, ये VO प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो UO किस में है, माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा माइनस लगा लेंगे हम लोग, क्योंकि ये माइनस में है, ठीक आ रहा समझ में। इसीलिए m इक्वल टू v के जगह कितना, सॉरी m के जगह कितना MO लिख दो, m के जगह कितना MO, v के जगह कितना VO, बाय u के जगह कितना माइनस UO, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, MO इक्वल टू माइनस VO बाय UO। क्लियर है? ये हो गया समीकरण 2। आ रहा समझ में? अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा एक और चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसको नहीं समझिएगा तो बड़ा मुश्किल लगेगा, ठीक। ध्यान से देखिएगा, इस नेत्रिका को देखिए और याद करो क्लास में हम आपको बताए थे कि जो नेत्रिका है ये एक सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार करता है। किसके तरह? सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह। कैसे? समझिए। अगर सरल सूक्ष्मदर्शी याद है, हम यहाँ इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि बिहार बोर्ड में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम उसको नहीं पढ़ा रहे हैं, वैसे क्लास में आपको पूरा डिटेल में बताए थे। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या किए थे, वस्तु हम जो लेते थे उत्तल लेंस के फोकस के अंदर लेते थे, और वहां से आने वाला प्रतिबिंब से ऐसा प्रकाश जाता था, उस वस्तु से आने वाले प्रकाश किरण ऐसे लेंस से अपवर्तित होता था कि जिसका एक आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनता था। याद है? इसी को सिर्फ आप क्या करो, ऐसे पलट दो, देखो ये क्या बन जाएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी। आप कॉपी में निकाल के देख लीजिएगा। क्लियर है? तो यहां पर जो नेत्रिका है वो एक सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है, और सरल सूक्ष्मदर्शी का आपको आवर्धन क्षमता आना चाहिए, ठीक है, 1+d/f, ठीक है, 1+d/f याद होगा। तो बस इसीलिए हम डायरेक्ट इसका आवर्धन रख सकते हैं। तो लिखेंगे यहां, देखिए क्या लिखने वाले हैं। अब नेत्रिका, क्या बोल रहे हैं, नेत्रिका एक सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार करती है। तो नेत्रिका का आवर्धन, नेत्रिका का आवर्धन, ठीक है, किसका आवर्धन, नेत्रिका का। क्यों? क्योंकि नेत्रिका एक सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार कर रहा था, नेत्रिका का आवर्धन। तो नेत्रिका का आवर्धन यानी ME, ठीक है, M यानी मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, ME। याद करो सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता था 1+d/f, 1+d/f। तो सोचो अगर हम इसका हम ले रहे हैं, किसका, नेत्रिका का, यहाँ E लगा रहे हैं, तो फोकस दूरी भी तो नेत्रिका का लेंगे, इसलिए यहाँ पर भी E लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 1+d/f
डी अपॉन एफ ई। ये हो गया आपका समीकरण 3। क्या हो गया? समीकरण 3। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा यहां तक। अब जरा ध्यान से देखिए हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। ये एम ई का मान आ गया और ये किसका? एमओ का मान आ गया। अब जरा ध्यान से देखो समीकरण 1 को, समीकरण 1 में एमओ का वैल्यू जो है ये अगर यहाँ रख दे और एमई का वैल्यू जो है ये फिर यहाँ पर रख दे तो क्या आवर्धन क्षमता नहीं निकल जाएगा? ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निकल जाएगा तुरंत। तो देखो अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 तथा 3 का मान रखने पर, हैंडराइटिंग पर फोकस नहीं कीजिएगा, समझ में आना चाहिए, सिर्फ उतना हम लिख रहे हैं वैसा। तो बोलो m इक्वल टू, बोलो क्या है? एमओ है, एमओ का वैल्यू कितना? माइनस वी ओ बाई यू रख देंगे, माइनस वी ओ बाई यू इंटू क्या है? एम ई है, एम ई का वैल्यू इतना है तो रख दीजिए 1 प्लस डी बाय एफ ई। क्लियर है? तो इसी के साथ हम लोग का हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंप्लीट। क्लियर है? तो बोलो अगर आपके एग्जाम में आ जाए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का 5 नंबर में क्वेश्चन, ठीक है, तो बोलिए क्या आप नहीं कर पाइएगा? ठीक है, आराम से कर पाइएगा। और याद रखिएगा ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। ठीक है, 5 नंबर वाला है। तो याद रखिए अगर आ जाए तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डेफिनेशन लिख के, फिगर बना के, सिद्धांत बनावट लिख करके आवर्धन क्षमता आपको क्या कर देना? प्रूव कर देना। इतना ही आसान है। क्लियर है? समझ में जरूर आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी। और याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। क्लियर है? तो याद रखिए ये कौन है? खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आखिर खगोलीय दूरदर्शी क्या है। बहुत ही आसान है, तुरंत क्लियर होगा। तो दूरदर्शी का सिंपल सा मतलब है दूर का चीज देखने के लिए करते हैं उपयोग। नाम से क्लियर, दूरदर्शी, दूर मतलब दूर और दर्शी मतलब देखना, दूर का चीज को देखना। लेकिन यहां पर है खगोलीय दूरदर्शी। तो खगोलीय समझिए क्या है। सबसे पहले समझिए खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड उसको कहते हैं जो आसमान में पिंड होते हैं। ठीक है, आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। जैसे चांद हो गया, कोई ग्रह हो गया, कोई उपग्रह हो गया, ये सब क्या है? खगोलीय पिंड। तो सिंपल सा वैसी प्रकाशिक उपकरण जिसका उपयोग हम किस लिए करते हो? खगोलीय पिंड को स्पष्ट रूप से देखने के लिए। मान लो हमको चांद को देखना है, या कोई तारा को देखना है, या कोई प्लेनेट, कोई ग्रह वगैरह को देखना है, स्पष्ट रूप से देखना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? खगोलीय दूरदर्शी का। ठीक है, तो क्या हम इसका डेफिनेशन बना सकते हैं कि वैसी प्रकाशिक उपकरण, या फिर बोले तो वैसी दूरदर्शी जिसकी सहायता से खगोलीय पिंडों को स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? खगोलीय दूरदर्शी। क्लियर है? देखो वैसी दूरदर्शी जिसके सहायता से खगोलीय पिंडों को स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, उसे खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। क्लियर है? ये था डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन हो गया तो इसका सबसे पहले सिद्धांत समझना होगा कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं कैसे होता है ये। तो इसमें एक बड़ा लेंस होता है जो होता है अभिदृश्यक लेंस। याद रखिएगा जो वस्तु की ओर लेंस होता है वही बड़ा होता है। ठीक है, और जो नेत्र की ओर होता है, नेत्रिका, उसका आकार थोड़ा छोटा होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये जस्ट सूक्ष्मदर्शी से उल्टा इसका बनावट होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर है क्या, समझिए। तो सबसे पहले यहां जरा ध्यान से अगर देख रहे हो तो देखिए यहां होता क्या है। खगोलीय पिंड कहां पर है? अनंत पर। आपको पता होना चाहिए, जैसे चांद है, कोई ग्रह है, कहां पर? अनंत पर। तो देखो यू मतलब वस्तु दूरी कितना ले रहा है? इन्फिनिटी मतलब अनंत। तो अनंत पर जो वस्तु है यानी खगोलीय पिंड है, उससे आने वाला प्रकाश किरण मान लो ऐसे करके आ रहा। तो सोचो एक प्रकाशिक केंद्र से गया तो वो सीधा निकल जाएगा, और एक ऐसे करके आया तो ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ेगा और यहां पर आकर के कट गया। क्लियर है? और जहां कटा वहां पर एक प्रतिबिंब बना ए बी, और ये जो प्रतिबिंब बना वास्तविक प्रतिबिंब है और उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा। लेकिन दिमाग में एक चीज सेट कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि खगोलीय पिंड से आने वाला प्रकाश किरण के कारण जो प्रतिबिंब बनेगा ना,
वो प्रतिबिंब अभिदृश्यक लेंस का फोकस पर बनेगा। तो देखो इसका फोकस FO यहाँ है, तो इसी के फोकस पर ही बनेगा। क्लियर है? और ये जो प्रतिबिंब है इसका, किसका? अभिदृश्यक लेंस का, ये प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस यानी FE के अंदर बनता है। और ये प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए किसका? एक वस्तु का कार्य करता है। इसीलिए नेत्रिका के द्वारा जो बनी अंतिम प्रतिबिंब होता है, जैसे मान लो यहां से प्रकाश किरण, सोचो ये वस्तु है, तो यहां से एक प्रकाश किरण गया, तो कहां से गया? फोकस से, और एक सीधा चला गया, सीधा अभिदृश्य प्रकाशिक केंद्र से गया, सीधा निकल गया। तो यहां से जो नैना देख रही थी, ठीक है, जो नैना देख रही थी इन्हें नेत्र, उसको क्या लगेगा? प्रकाश इधर से इधर से आ रहा है, यानी कहीं यहां से आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब बन गया कौन? A', B'। क्लियर है? कौन बन गया? A', B'। आ रहा समझ में? तो देख रहे हैं इसके द्वारा जो बनी अंतिम प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है, क्योंकि डॉट डॉट करके मिला, आभासी है। ठीक है, और आवर्धित है और उल्टी है। क्लियर है? तो याद रखिएगा। तो इसका सिद्धांत क्लियर हो गया। तो सिद्धांत में मेन चीज आपको याद रखना है कि खगोलीय पिंड से आने वाला जो प्रकाश किरण है उससे जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, अभिदृश्यक लेंस से अपवर्तित होकर के जो प्रतिबिंब बनेगा, तो वो कहां बनेगा? इसके फोकस पर ही। क्लियर है? अब चलिए देख लेते हैं कुछ और। तो जरा ध्यान से देखो, यहां कुछ कोण बन रहा है कि नहीं? तो मान लो ये कितना कोण बन रहा है? अगर अल्फा, तो यहां अल्फा होगा, तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, और ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को नाम क्या दे दिए? बीटा। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अल्फा और वो बीटा है। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो है यहां से यहां ये वस्तु दूरी हो गया, या बोले तो फोकस दूरी, क्योंकि ये इसका वस्तु सॉरी प्रतिबिंब दूरी, या बोले तो फोकस दूरी। तो हम फोकस दूरी यहां से यहां मान लिए कितना? F हो। ये प्रतिबिंब इसके लिए नेत्रिका के लिए एक वस्तु का कार्य कर रहा है, इसीलिए इसका वस्तु दूरी का नाम दे दी कितना? UE। ये जो है नेत्रिका का प्रतिबिंब है, इसीलिए यहां से यहां तक जो दूरी है V मतलब नेत्रिका का प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम क्या मान लिए? D। और ये है फोकस दूरी कितना? FE। आ रहा समझ में? तो फिगर पूरा क्लियर है। अब चलो इसका सिद्धांत समझते हैं। देखिए सिद्धांत क्या है, तुरंत क्लियर होगा। तो बोलते हैं खगोलीय पिंड से आने वाली प्रकाश किरण, कहां से? खगोलीय पिंड से। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, देखो ध्यान से। ये खगोलीय पिंड से आने वाले प्रकाश किरण है ना। खगोलीय पिंड से आने वाली प्रकाश किरण अभिदृश्यक लेंस से अपवर्तित होकर एक वास्तविक तथा उल्टी प्रतिबिंब का निर्माण अभिदृश्यक लेंस के फोकस पर करती है। कहां पर? फोकस पर। याद रखिए, यहां से आने वाली प्रकाश किरण कहां पर बनाएगा? फोकस पर ही बनाएगा। क्लियर है? और यह प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस के अंदर होती है, जो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करती है, इसलिए नेत्रिका द्वारा बनी अंतिम प्रतिबिंब आभासी, उल्टी तथा आवर्धित होती है। क्लियर है? ये हो गया इसका क्या? सिद्धांत। आ रहा समझ में? अब चलिए इसका बात हो रहा है कि इसका आवर्धन क्षमता। कौन? आवर्धन क्षमता। तो चलिए ध्यान से देखते हैं इसका आवर्धन क्षमता। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा क्लियर है। अब चलो इसका आवर्धन क्षमता निकाल रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, तो यहां जब निकलता आवर्धन क्षमता, यहां निकलता कोणीय आवर्धन से। किससे? कोणीय आवर्धन। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अब आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता यानी m बराबर, याद करो एक्चुअली अब आवर्धन क्षमता जो पढ़े थे वो पढ़े थे क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो यहां पर एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोणीय आवर्धन। और कोणीय आवर्धन क्या होता है उसी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो बाबू, ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब कितना कोण बना रहा? बीटा। और ये वस्तु है, वस्तु कितना कोण बना रहा? अल्फा। तो प्रतिबिंब के द्वारा बना कोण और वस्तु के द्वारा बना कोण, इस दोनों का अनुपात को हम क्या कहते हैं? कोणीय आवर्धन। और ये भी आवर्धन क्षमता के ही बराबर होता है। क्लियर है? इसीलिए यहां पर जो आवर्धन क्षमता लेंगे वो कितना लेंगे? बीटा बाय अल्फा, यानी प्रतिबिंब के द्वारा बना कोण यानी बीटा और वस्तु के द्वारा बना कोण यानी अल्फा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। तो अब आवर्धन क्षमता यानी m बराबर कितना होगा? बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा। ठीक है, अब सुनिए, ऑप्टिक्स में हम आपको बताए थे कि जब भी हम कोण लेते हैं जनरली वो कोण बहुत छोटा होता है। और जब बहुत छोटा है तो बोलो बीटा बहुत छोटा है, तो बीटा को tan बीटा और अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं। तो लिखते हैं यहां
अल्फा तथा बीटा का मान बहुत कम है, अल्फा तथा बीटा का मान बहुत कम है, तो आपको पता होना चाहिए, तो अल्फा जो है, अल्फा को हम क्या बोलेंगे, टॉन अल्फा, तथा बीटा को क्या बोलेंगे, टॉन बीटा। पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा है, इसीलिए बोलो m बराबर, बोलो बीटा की जगह कितना, टॉन बीटा, बीटा अच्छा नहीं लग रहा देखने में, बाय अल्फा की जगह कितना, टॉन अल्फा। आ रहा समझ में, क्लियर है। अच्छा, आप लोग को समझ में ये आता है कि नहीं, ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को ये समझ में आता है कि नहीं। अगर समझ में आता है तो हाँ या ना में लिखिए, ठीक है। समझ में जो पढ़ा रहे हैं ये सब अगर समझ में आ रहा है तो लिखिए हाँ सर, यस सर, लिखिए कमेंट में, तब समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो चलो ध्यान से देखो, अब हमको tan बीटा tan अल्फा का वैल्यू निकालना, tan बीटा tan अल्फा का क्या करना, वैल्यू निकालना। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका वैल्यू निकलता है। तो ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे, किसको, ABOO, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज से हम tan अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, और एक त्रिभुज लेंगे किसको, ABOE, इस त्रिभुज को लेंगे और यहां से क्या निकालेंगे, tan। चलिए यस सर, हाँ सर, कमेंट में आ रहा आप लोग का, ठीक है। सुचित को समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही, अमर को समझ में आ रहा है, राम प्रवेश को भी आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग को आ रहा है समझ में। हाँ चलिए अब यहाँ आते हैं। तो tan अल्फा और tan बीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम त्रिभुज लेंगे ABOO, इस त्रिभुज से हम निकालेंगे tan अल्फा का वैल्यू, और एक लेंगे ABOE, इससे निकालेंगे क्या, tan बीटा का वैल्यू, ठीक है। तो चलो हम एक एक करके लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब त्रिभुज ABOO तथा त्रिभुज ABOE से, इस त्रिभुज से ले रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सोचो अगर ABOO से लें, तो यहां से अगर हम लें तो tan अल्फा, कौन अल्फा, tan अल्फा, tan अल्फा बराबर होता है P/B, कितना, P/B। तो सोचो ये अल्फा है, तो अल्फा के सामने ये P होगा और ये B होगा, ठीक है। तो बोलो P कितना हुआ, AB, और B कितना हुआ, OEA, ठीक है। तो AB/OEA, tan अल्फा बराबर कितना, AB/OEA, सॉरी OA, सॉरी, तो AB/OA, ठीक है। तथा अगर हम इस ट्रायंगल से ABOE से अगर हम tan बीटा निकालेंगे, कौन निकालेंगे, tan बीटा बराबर, देखो जरा ध्यान से देखो, ABOE यही त्रिभुज ले रहे हैं। तो tan बीटा ये है कौन, तो इसके सामने वाले ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, तो बोलो tan थीटा बराबर होता है P/B। तो P यानी AB और B यानी OEA, कितना, OEA, ठीक है। तो चलो ले रहे हैं, तो कितना हो गया हमारा, तो tan बीटा बराबर AB/OEA, आ रहा समझ में। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, M बराबर ये जो tan बीटा है, कितना, tan बीटा, तो tan बीटा का वैल्यू जो है इसको यहां रख देंगे, कितना हो जाएगा, AB/OEA बटे हम करेंगे tan अल्फा, यानी इस वैल्यू को यहां पर रखेंगे। तो बटे नहीं करके अगर हम इनटू कर दें तो आपको पता होना चाहिए, पलट जाता क्या हो जाएगा, OA/AB। क्लियर है, दिख रहा है यहां तक। तो अगर थोड़ा बहुत भी समझदार है तो AB से AB क्या हुआ, कट गया, AB से AB क्या हुआ, कट गया, ठीक है। तो क्या बचा हमारा, M इक्वल टू क्या बचा, OOA/OEA, OOA/OEA, क्लियर है। अब चलो इसका वैल्यू लिखते हैं।
तो जरा ध्यान से देखो, ओ से ए तक का वैल्यू, ओ से ए तक का वैल्यू यानी यहां से यहां तक का वैल्यू देखो एफ ओ है, कितना है एफ ओ। और ओ ई से ए तक का वैल्यू यहां से यहां तक जो वैल्यू है वो है यू ई, कितना है यू ई। लेकिन अंतर सिर्फ ये है, लाइट भी इधर जा रहा, हम भी इधर जा रहे हैं, इसलिए इसका वैल्यू प्लस। और यहाँ हम इधर से इधर आ रहा है, लाइट इधर से इधर जा रहा है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या होगा माइनस। कितना होगा माइनस। तो हमको क्या पता चला, ओ ए इक्वल टू एफ ओ और ओ ई ए इक्वल टू माइनस यू ई। क्लियर है। चलो देखते हैं। परंतु ओ ए इक्वल टू कितना एफ ओ तथा ओ ई ए इक्वल टू कितना माइनस यू ई, यही हुआ। अब चलो रख दो। इसीलिए m इक्वल टू, बोलो ओ ए के जगह कितना एफ ओ, बोलो ओ ई की जगह कितना माइनस यू ई। ठीक है। अब जरा देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m बराबर, ध्यान से देखना, माइनस एफ ओ इंटू 1 बाय यू ई लिखा जा सकता है, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। क्लियर है। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेत्रिका के लिए, किसके लिए, नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, किसके लिए, नेत्रिका के लिए। तो लेंस सूत्र आप पढ़े होंगे 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। तो चलो सबका वैल्यू रखते चलते हैं। दिमाग में सेट रखना, किसका ले रहे हैं, नेत्रिका का ले रहे हैं। किसका, नेत्रिका का। तो चलो देखते हैं। भी मतलब कौन है, प्रतिबिंब दूरी। भी क्या है, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है। तो भी अगर यहाँ प्रतिबिंब दूरी है तो किसका लेंगे, नेत्रिका का। तो नेत्रिका के लिए जो प्रतिबिंब दूरी है, जरा फिगर से देखिए, ये क्या है, नेत्रिका है, ये क्या है, नेत्रिका है, और नेत्रिका का प्रतिबिंब ये है। तो बोलो नेत्रिका से जो प्रतिबिंब का दूरी है वो भी है, और भी को क्या मान लिए, डी। भी को क्या मान लिए, डी। ठीक है। और ध्यान से देखो, लाइट इधर जा रहा है और हम इधर आ रहे हैं, इसलिए क्या लेंगे, माइनस में। वस्तु दूरी जो है वो कितना होगा, यू ई, लेकिन ये भी किस में, माइनस में। और फोकस दूरी कितना है, एफ ई। देखो लाइट भी इधर और हम भी इधर, इसीलिए इसको प्लस में लेंगे। ठीक है। ये माइनस वो प्लस। तो चलो रखना शुरू करो। तो बोलो भी के जगह कितना, माइनस डी, यू के जगह कितना, माइनस यू ई, तथा एफ के जगह कितना, वो माइनस एफ ई, सॉरी माइनस नहीं, सिर्फ एफ ई, चूंकि इसका वैल्यू किस में था, प्लस में। ठीक है। रख दिए। अब सबका वैल्यू रखते हैं, इसीलिए बोलो 1 बाय भी के जगह कितना बाबू, माइनस डी, माइनस 1 बाय यू के जगह माइनस यू ई इक्वल टू 1 बाय एफ के जगह कितना, एफ ई। क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट, इससे आगे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, इससे हम आगे लेके जा रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखो, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो इसको हम यहीं रहने देते हैं और इस माइनस वाला को उधर ले जाते हैं। ठीक है। ये जो 1 बाय माइनस डी है, तो इसको हम उधर ले जा रहे हैं। तो चलो देखो कितना हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 बाय माइनस माइनस प्लस हो गया। तो बोलो 1 बाय यू ई इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा। अब देखो ये कितना, 1 बाय एफ ई, 1 बाय एफ ई। अब जरा समझना, ये माइनस है और माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा कितना, 1 बाय डी। क्लियर है, आ रहा समझ में। तो बोलो 1 बाय यू ई इक्वल टू, अगर 1 बाय एफ ई को हम कॉमन ले लें, बोलिएगा सर कॉमन कैसे लेंगे, कॉमन लेने लायक तो है नहीं, लेकिन फिर भी चलो ले लिए। तो 1 बाई एफ ई अगर कॉमन ले ली, कितना बचा, 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, एफ ई बाई डी।
एफ ई बाई डी। नहीं विश्वास है तो इसको इससे और इससे फिर गुना करके देखिए, फिर देखिए यहीं पहुंच जाइएगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा समीकरण 2, समीकरण 2। अब ध्यान से देखो, समीकरण 1 का वैल्यू देखो, यहां देखो 1 बाई यू ई है ये, और 1 बाई यू ई का वैल्यू इतना आया। तो क्या हम इस वैल्यू को यहां पुट कर सकते हैं कि नहीं? आराम से कर सकते हैं। तो लिखेंगे अब समीकरण किसमें? 1 में, समीकरण 2 का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, चलो रख दो m इक्वल टू माइनस एफ हो इंटू 1 बाई यू ई है। तो 1 बाई यू ई का वैल्यू इतना है, तो रख देते हैं इसको 1 बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय डी। तो बोलो m बराबर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा माइनस एफ ओ बाय एफ ई, एफ ओ बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय डी। तो ये है हमारा आवर्धन क्षमता, किसका? खगोलीय दूरदर्शी का। आ रहा समझ में? तो ये था हमारा खगोलीय दूरदर्शी का क्या? आवर्धन क्षमता। अब ध्यान से देखो, तो ये हो गया कंप्लीट। अब हमसे कभी कभी क्या पूछ देता है? इसकी लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई। ठीक है, तो देखो, तो हमसे पूछ देगा दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई, लंबाई यानी एल, एल यानी लेंथ। ठीक है, देखो कितना होगा। तो मेरे ख्याल से दूरदर्शी जो है उसका लंबाई यहां से यहां तक हुआ, यही ना? यहां से यहां तक जो लंबाई है वही दूरदर्शी की लंबाई। तो हम इसको ऐसे निकाल लें, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक का लंबाई यानी कितना? एफ ओ, और यहां से यहां तक लंबाई यानी यू ई। एफ ओ प्लस यू ई कर देते क्या निकल जाएगा? दूरदर्शी की लंबाई। ठीक है, तो याद रखिएगा दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई यानी एल बराबर कितना हुआ? एफ ओ प्लस यू ई। ये हो गया दूरदर्शी की लंबाई। क्लियर है? तो इसी के साथ हम लोग का 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है दूरदर्शी, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कंफर्म आया होगा, क्योंकि इतना आसानी से समझाया जरूर आया होगा। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब बहुत आसान सा टॉपिक है। अब चलिए बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। कौन? निकट दृष्टि दोष। वैसे ये 2 मार्क्स वाला सब क्वेश्चन में आता है। बोलेगा निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका उपचार कैसे कर सकते हैं बताइए। तो चलिए समझते हैं। तो बात है बाबू निकट दृष्टि दोष। कौन? निकट दृष्टि दोष। तो चलिए समझते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। देखो नाम से ऐसा लग रहा है कि ये निकट वाला वस्तु को नहीं देख पाता होगा। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का दृष्टि दोष, जबकि ये जस्ट उल्टा है। यहां क्या होगा? ये निकट का वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देखेगा, लेकिन दूर वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। उसी क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। देखो वैसी दृष्टि दोष जिसमें निकट बिंदु पर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जबकि दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। और इसका कारण क्या है? इसका 2 कारण है बाबू। एक बार एग्जाम में आपके आया भी है, निकट दृष्टि दोष का कारण बताएं। तो याद रखिए इसका 2 कारण है। पहला, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। अगर नेत्र गोलक का जो साइज है उससे अगर बड़ा हो जाएगा तो कौन दोष उत्पन्न होगा? निकट दृष्टि दोष। या नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना। नेत्र लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाना? घट जाना। और इसको पूरा क्लियर करके हम बताएं क्लास में, आप कॉपी देखिए क्लास वाला, आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलो उपचार। इसका उपचार क्या है? तो इसका अगर उपचार करना तो हमको किसका उपयोग करना होगा? अवतल लेंस का। याद रखिए अगर हम उचित फोकस दूरी वाली अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो इसका उपचार आसानी से किया जा सकता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हेडिंग है दूरदृष्टि दोष। क्या? दूरदृष्टि दोष। तो नाम से ही क्लियर है कि दूर वाला चीज इसको स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन नजदीक वाला दिखाई नहीं देगा। तो देखिए
वैसी दृष्टि दोष जिसमें दूर बिंदु पर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है जबकि निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसे क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और इसका कारण क्या है? जस्ट उसका उल्टा, नेत्रगोलक का आकार क्या हो जाना? छोटा हो जाना, या इसका फोकस दूरी का बढ़ जाना। और इसका उपचार किससे करेंगे? उचित फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस का उपयोग करके। क्लियर है? अब चलो आ जाते हैं कौन? जरा दृष्टि दोष। नाम से क्लियर है, जरा दृष्टि दोष यानी जरा जरा दिखाई देगा इसमें, यानी ना ही इसमें दूर का चीज दिखाई देगा अच्छे से और ना ही नजदीक का चीज को दिखाई देगा। यानी इस बूढ़ा सबको होता है, ना ही इसको दूर का दिखाई देता है ना ही नजदीक का। तो वही बोलते हैं वैसी दृष्टि दोष जिसमें दूर स्थित वस्तु तथा निकट स्थित वस्तु दोनों ही स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, उसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। और इसका कारण क्या? उम्र बढ़ने के कारण उसका जो पक्षमावी मांसपेशी वो सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण उसका फोकस बढ़ या घट नहीं सकता है। तो वही बोल रहा है उम्र बढ़ने के कारण पक्षमावी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, जिसके कारण नेत्र लेंस का फोकस दूरी का समायोजन नहीं हो पाती, इसलिए दूर तथा निकट स्थित वस्तु दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो इसका उपचार कैसे करेंगे? तो इसका उपचार हम करेंगे द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करके, यानी उत्तल अवतल दोनों लेंस होना चाहिए उसमें। तो वही बोल रहे हैं इसका उपचार द्विफोक्सी लेंस के प्रयोग द्वारा की जा सकती है। क्लियर है? अब चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब है अबिंदुकता। क्या है? अबिंदुकता। हम बताए थे इस दृष्टि दोष में जो व्यक्ति होगा वो एक साथ क्षैतिज तल में और ऊर्ध्वाधर तल में एक साथ दिखाई नहीं देगा, उसको क्या कहते हैं? अबिंदुकता। ठीक है, देखिए वैसी दृष्टि दोष जिसमें क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल में एक साथ दिखाई नहीं देते, उसे क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। इसका अगर कारण का बात किया जाए, जिसका कारण है जो नेत्र लेंस हम लोग का होता है सामान्य नेत्र का, वो गोल होता है, लेकिन इसका क्या होता है बाबू? गोल नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा क्या होता है? खराबी होता है, अच्छे से पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है। तो वही बोलते हैं नेत्र लेंस का पूर्णतः गोल नहीं होना। इसका उपचार कैसे करेंगे? भगवान इसको गोल लेंस नहीं दिया तो ऊपर से आप गोल लेंस लगा लीजिए, बेलनाकार लेंस। तो याद रखिए इसका उपचार बेलनाकार लेंस के प्रयोग द्वारा की जा सकती है। क्लियर है? तो आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया है। ठीक है, और 2 क्लास और लेंगे ऑप्टिक्स का, उसके बाद पूरा ऑप्टिक्स क्लियर हो जाएगा। ऑप्टिक्स हम इसलिए आराम से प्यार से पढ़ा रहे हैं क्योंकि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट आपका ऑप्टिक्स है। बाबू सब चैप्टर छोड़ देना लेकिन ऑप्टिक्स में कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, जितना पढ़ा रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, तो आज मेरा दूसरा क्लास था ऑप्टिक्स का, और 2 क्लास लेंगे, ऑप्टिक्स उसी में हो जाएगा समाप्त। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़िए। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में झकास लिख दीजिए, और झकास के साथ गुड नाइट भी लिख दीजिए। झकास गुड नाइट सर, तो हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो कमेंट में लिख दो झकास गुड नाइट।